तो ऑप्टिक्स वाले सेक्शन में दो पार्ट में डिवाइडेड है टोटल। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स हमारा इंटरैक्शन है लाइट के साथ, लाइट के साथ ऑप्टिकल एलिमेंट्स की। ऑप्टिक्स में हम बिहेवियर देखते हैं, लाइट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं व्हेन दे इनकाउंटर विथ ऑप्टिकल एलिमेंट। ऑप्टिकल एलिमेंट के साथ, ऑप्टिकल एलिमेंट क्या है? बहुत सारे टाइप के हैं। प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, प्लेन सरफेस है, ग्लास स्लैब है, प्रिज्म है, लेंस है। तो ये सारे क्या है? ये ऑप्टिकल एलिमेंट है। अब ये सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके, ये सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके फॉर्म होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वहां पे हम लाइट का इंटरैक्शन ये सारी चीजों के साथ पढ़ने वाले हैं। अब इसमें अगर इनके डायमेंशंस बहुत ही स्मॉल हो जाते हैं तो इसके दो टाइप के लाइट के बिहेवियर होते हैं। एक जो है ज्योमेट्रिकल बिहेवियर होता है, ज्योमेट्रिकल जिसमें कि हम लाइट को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ एज्यूम करते हैं। और दूसरा होता है वेव टाइप का बिहेवियर होता है। तो लाइट का डुअल नेचर होता है। ऐसी जो है लाइट एक वेव है, एक्चुअल में हम उसको क्या मानते हैं कि वेव है, बट वो क्या है? डुअल नेचर शो करता है। ज्योमेट्रिकल और वेव दोनों टाइप का है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या है कि लाइट, हमें थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा। और लाइट के किस टाइप के पाथ को हम कंसीडर करते हैं? स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाता है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन पाथ कहाँ से? कोई भी लाइट का सोर्स है, लाइट का अगर सोर्स है, सोर्स से जो, जैसे सपोज कि ये पॉइंट सोर्स है, इस सोर्स से डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी को हम एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं कि यहाँ से हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली, हर डायरेक्शन में लाइट की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, लाइट एनर्जी। तो ये जो है सिंगल जो डायरेक्शन है, जो स्ट्रेट लाइन है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं लाइट रे। ये है लाइट रे। और कलेक्शन ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम। कलेक्शन ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम। कि एक हो गई लाइट रे, लाइट रे क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स। और बीम जो है कई टाइप के होते हैं। एक होता है पैरेलल बीम होता है, ये जो है रेज अगर कन्वर्ज करेंगी तो इसको कन्वर्जिंग बीम बोलेंगे, रेज अगर डाइवर्ज करती हैं तो इसको डाइवर्जिंग बीम बोलेंगे। तो कलेक्शन ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम। सोर्स भी जो है हमारे कई टाइप के हो सकते हैं। पॉइंट सोर्स हो सकता है, और फिर उस पॉइंट सोर्स को हम कंबाइंड करके बहुत सारे सोर्सेज, जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट क्या है? ट्यूबलाइट एक लाइन सोर्स है। तो ऐसे टाइप के सोर्सेज को हम बोल सकते हैं एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स अगर है तो ये लाइट का बिहेवियर दो तीन सेगमेंट में हम डिवाइड करते हैं पढ़ने के लिए। पहला जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ओवरऑल जो हमारा टॉपिक है वो 4 सेगमेंट में हमने डिवाइड किया है इसको। एक है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद फिर डिस्पर्शन, डिस्पर्शन, और डिस्पर्शन के बाद लास्ट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये ओवरऑल ये 4 टॉपिक्स को हम लोग 3 क्लासेस में कवर करेंगे। तुम्हारा जो नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो पहले रिफ्लेक्शन का, फिर रिफ्रैक्शन का, और फिर ये दोनों कंबाइंड एक साथ होंगे। तो रिफ्लेक्शन में है कि व्हेन लाइट इनकाउंटर्स ऑन एनी इंटरफेस, किसी भी सरफेस पे, ऑन एनी सरफेस, व्हेन लाइट इनकाउंटर्स एनी सरफेस एंड इट रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम, कि जिस मीडियम में से इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्शन के बाद उसी मीडियम में आ जाएगी, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, हालांकि बहुत बेसिक चीज है बट जरूरत है। एक होता है कि अगर पैरेलल बीम इंसिडेंट होने के बाद भी अगर पैरेलल होती है तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर पैरेलल बीम इंसिडेंट होने के बाद
किसी रैंडम डायरेक्शन में कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन जो है सर्टेन लॉज के अकॉर्डिंग होता है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है बहुत ही बेसिक चीज़ है और वो पता होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम पहला यही बोलते हैं कि अगर कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो जो नॉर्मल के साथ इसका एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो पहला जो लॉ है वो होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द सरफेस, किसी भी टाइप का हो। चाहे ये रिफ्लेक्शन कोई ऐसा पूछ देगा कि क्या यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, हर जगह है ना, तभी तो ये लॉ है। लॉ सबके लिए सेम। यहाँ पे जो यहाँ का नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हर टाइप के रिफ्लेक्शन में ये फॉलो होगा। सेकंड बहुत ही रटा हुआ सा है, सबको याद होगा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं, कोप्लानर होते हैं, ये किसी भी टाइप में हमें। अब एक पॉइंट जो है यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने लिख लिया। अब हम रिफ्लेक्शन जो डिवाइड करते हैं वो रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन सरफेस दो पार्ट में देखेंगे। तो पहला जो है रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन सरफेस और प्लेन मिरर, प्लेन सरफेस और प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, ये थिन ग्लास की प्लेट है, थिन ग्लास की प्लेट है और एक साइड से हमने इसको सिल्वर कर दिया सो दैट कि दूसरा सरफेस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग। तो यहाँ पे ये है कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से यहाँ से लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। अच्छा, ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बता सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या 0 डिग्री होगा? हाँ, 0 डिग्री हो सकता है। और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 90 डिग्री तक। तो जब 0 डिग्री होगा तो ये लाइन कैसे इंसिडेंट हो रही है? नॉर्मल के लॉन्ग, नॉर्मल के लॉन्ग मतलब इसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, ये होता है नॉर्मल इंसिडेंस। और वहीं अगर 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री होगी तो सोचो कि अगर ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, तो 90 डिग्री मतलब बिल्कुल ऐसे ग्रेस करता हुआ, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो ये वर्ड है बस, ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो नॉर्मल इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो कभी भी यहाँ से जो लाइट आ रही है नॉर्मल के लॉन्ग आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 0, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये इसी के लॉन्ग जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी कोई रे कंसिडर करते हैं, यहाँ से ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लिया ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो थीटा थीटा पे है, इस लाइट को हम, अब हमें लोकेट करना है इमेज। तो इमेज लोकेट करने के लिए कितनी नंबर ऑफ रेस चाहिए? 2 रेस चाहिए मिनिमम, कि रेस के रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, जिसको हम बोल सकते हैं बेंट रेस के इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलता है? इमेज। तो इमेज के लिए कितनी नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड है? 2 रेज। अब ये इमेज दो टाइप का होता है, एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज वो इमेजेस होते हैं जो कि रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में अगर इंटरसेक्ट करें, कि रिफ्लेक्ट हुई है और रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज अगर सच में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये इमेज कैसा होगा? रियल होगा। बट रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, कैसा बीम फॉर्म कर रही है? डाइवर्जिंग बीम। तो इन्हें हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज होगा। तो रियल मतलब सच में इंटरसेक्शन, वर्चुअल मतलब अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, वहां से आती हुई अपीयर होगी। अगर कोई पर्सन इसको देखता है तो उसको लगेगा कि ये रेज जो है यहाँ से आ रही है।
तो वही रेज है, जैसे यहाँ से अगर कोई देख रहा है इधर से तो उसके पास ये दोनों रेज पहुंचेंगी। अब हालांकि ये डायग्राम में ज्यादा एंगल दिखाया है, ये दोनों रेज जिस ऑब्जर्वर के पास पहुंचेंगी उसको क्या लगेगा, उसको ये फील होगा कि ये रेज कहाँ से आ रही है, ये रेज इस पॉइंट से आ रही है। तो ये क्या है, ये है इसका इमेज, और ये इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज। ये ऑब्जेक्ट कैसा था, रियल ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते हैं तो वो रियल ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ से मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है x, और यहाँ से ये दोनों पैरेलल हैं, ये नॉर्मल जो है ये पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। यहाँ से जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये एंगल भी सेम होगा, ये एंगल भी सेम होगा, ये तो 90 डिग्री है ही, और ये तो एंगल थीटा है। तो मतलब हम यहाँ से ये कंक्लूड करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट perpendicular distance of object is equal to perpendicular distance of image। पहला, प्लेन मिरर के वजह से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे उतने डिस्टेंस पे इमेज होगा। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या, यहाँ में क्या मिला, रियल ऑब्जेक्ट का क्या मिल गया, वर्चुअल इमेज। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कोई आंसर। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, तो ऐसा नहीं होता है। ये जो है अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो उसका रियल इमेज भी फॉर्म करता है। अब कहोगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा, मान लो किसी भी तरीके से हम इस तरीके से रख देते हैं कि यहाँ से रेज आ रही हैं और ये रेज कन्वर्जिंग है, यहाँ पे रेज कैसी थी, डाइवर्जिंग। तो रियल ऑब्जेक्ट कभी भी होगा तो वहां से रेज कैसे निकलेंगे, डाइवर्जिंग। बट अगर मान लो इसके पीछे कहीं कोई मिरर होगा, कुछ होगा, किसी भी तरीके से अगर रेज ऐसी इंसिडेंट हो रही हैं, तो अब इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या लोगे, अब इसके लिए तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं पता हमें ना कहाँ है, तो इसके लिए इस मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा, इंसिडेंट रेज को हम एक्सटेंड करेंगे, तो ये जहाँ पे कट करती हुई अपीयर होंगी वो ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट करेगा और वो होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे बन जाएगा रियल इमेज। तो ये हमारा केस है और ये बिल्कुल याद रखना है। अब जैसे मान लो हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी बता पाएगा जल्दी से बता देगा। हमने एक प्लेन मिरर रख दिया और प्लेन मिरर ऐसे प्लेस्ड है, प्लेन मिरर इस लाइन के अलॉन्ग प्लेस्ड है, ठीक है, और ये एंगल जो है ये एंगल है 30 डिग्री, और एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2, वाई कोऑर्डिनेट है 0। तो हमें बताना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, इमेज की कोऑर्डिनेट क्या होगी, 30 डिग्री पे है, कोई भी आंसर। सर 1 and √3। 1 and √3, अच्छा ठीक है। तो पहली चीज तो मैं बता दूं कि अगर ऐसा कुछ आता है तो एक चीज ये देखो कि कोई भी रे जहां से है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे देखो, ऑब्जेक्ट जितने डिग्री के लाइन पे मिरर के सामने होगा उतने ही डिग्री के लाइन पे इमेज होगा बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पे है तो इसका इमेज कितने डिग्री होगा, बिहाइंड द मिरर कितने डिग्री लाइन पे, 30 डिग्री पे। ये समझ सकते हो, जैसे मान लो ऐसा एक स्टिक कंसीडर करो, या फिर ऐसे देख सकते हो कि इमेज तो हमेशा रिफ्लेक्टेड रे पे ही होगा, तो ये जो है मिरर के साथ 30 डिग्री है तो नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का होगा, नॉर्मल के साथ 60 डिग्री पे होगा। ये अगर 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के साथ ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से अगर 60 पे रेज इंसिडेंट हो रही है तो कितने पे रिफ्लेक्ट होगी, 60 पे ही, नॉर्मल के साथ। तो ये जो है ऐसे आएगी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री, इसी को हम एक्सटेंड करेंगे तो इसी पे इमेज लोकेटेड होगा। तो तुमको ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कहेंगे कि मिरर के सामने
लाइन जितने एंगल पे लोकेटेड है उसके बिहाइंड जो है उतने ही एंगल पे इमेज भी होगा। अब इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे इमेज भी इसी पॉइंट पे लोकेटेड होगा, क्योंकि ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चलो सेम है, क्या ये डिस्टेंसेस भी सेम है? हाँ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही है, ये जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ ये भी है। तो अगर जहां पे रेज इंसिडेंट हो रही है वहां से हम देखेंगे तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट लोकेटेड है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी लोकेटेड है। इसी पॉइंट का फायदा ले लेना है। यहाँ से 2 मीटर पे लोकेटेड है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 2 मीटर पे हो जाएगा। तो इसकी लेंथ अगर हो गई 2 मीटर, तो हम अगर कोऑर्डिनेट लिखना है तो ऐसे फिर से एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि इस लाइन पे लोकेटेड है इमेज और इमेज की डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। क्या कोऑर्डिनेट बता सकते हो? 2 cos 60, 2 cos 60, ये हो जाएगा 2 cos 60 और ये हो जाएगा 2 sin 60। तो ये हो जाएगा cos 60 हो जाएगा 1/2, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3, ये √3/2। कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1√3। आई बात समझ में? किसी कोई डाउट? इमेज फॉर्मेशन बहुत आसान है, डरना नहीं है, सीधे सीधे क्या करना है, जो भी हम मिरर लेंगे जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही एंगल पे पीछे इमेज सर बना दें। एक और एक और? एक अच्छा और बार समझा दीजिए। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे मान लो, ये देख लो, जैसे मान लो ऐसा नहीं होता, हम ऐसा बना देते कि मिरर ऐसे है और मिरर जो है वो यहाँ से 60 डिग्री पे है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, मान लिया उसका 2 और 0 है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से जितने डिग्री के लाइन पे ऑब्जेक्ट लोकेटेड है उतने ही डिग्री के लाइन पे पीछे इमेज लोकेटेड होगा। जितने डिग्री के लाइन पे ऑब्जेक्ट लोकेटेड है उतने ही डिग्री के लाइन पे इमेज लोकेटेड होगा। इस ज्योमेट्री से देख लो, ये जितना एंगल है उतना ही एंगल तो ये भी है, दोनों सेम ही है। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट लोकेटेड है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज लोकेटेड है। तो बस तुम्हें क्या करना है, ये 60 डिग्री है तो मिरर के पीछे 60 डिग्री पे लाइन बनाओगे। ये जो है 30 डिग्री है तो 30 डिग्री और चाहिए, तो यहाँ से ये लाइन बना देंगे। ये 2 मीटर का है ये लेंथ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 मीटर ही कट कर लेंगे, यहीं पे इमेज होगा। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2। अब क्या कंपोनेंट फाइंड कर पाओगे इसके? हाँ, एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, अभी माइनस हो जाएगा। तो ये एंगल 60 है तो ये एंगल हो जाएगा 30, तो ये एंगल हो जाएगा 60, तो ये एंगल 60 डिग्री। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 cos 60 और वाई कोऑर्डिनेट 2 sin 60। तो ये 1/2, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा √3/2, तो ये हो जाएगा √3। तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट। अभी समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ऐसे हम लोकेट कर लेंगे इमेज ऑब्जेक्ट। अब कुछ प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज क्वेश्चन के फॉर्म में ही होंगी। जैसे मान लो यहाँ पे मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या इसका इमेज फॉर्म होगा? मान लिया इस लाइन से ये 10 सेंटीमीटर पे है, इस लाइन पे 10 सेंटीमीटर, क्या इसका इमेज फॉर्म होगा? इसका इमेज फॉर्म होगा। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मिरर छोटा है तो इमेज फॉर्म नहीं होगा, सर यहाँ से यहाँ चले जाएगी, इमेज हमेशा फॉर्म होगा। मिरर इतना हो या इसका हाफ हो या कुछ भी हो, बहुत छोटा मिरर हो तो भी इमेज फॉर्म होगा। बस साइज से क्या होगा चेंज, कि अगर यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो इधर जाएंगी और यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो इधर जाएंगी, तो जो साइज है वो साइज क्या डिसाइड कर रहा है, फील्ड ऑफ व्यू। इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। तो साइज क्या अफेक्ट करता है, साइज अफेक्ट करता है फील्ड ऑफ व्यू को। फील्ड ऑफ व्यू मतलब क्या होता है, वो एरिया जहां से हमको दिखेगा इसका इमेज। इसका इमेज फॉर्म हमेशा कहाँ पे होगा, मिरर या मिरर के एक्सटेंशन से जो डिस्टेंस होगी, मतलब 10 सेंटीमीटर पे है
तो 10 सेंटीमीटर पे ही इमेज फॉर्म होगा, बट हमें दिखेगा नहीं। अगर कोई यहाँ पे लोकेटेड होगा तो उसको नहीं दिखेगा, ये उसको इस रेंज में आना चाहिए। तो अगर हम मिरर बड़ा करते हैं तो क्या इमेज की लोकेशन चेंज होती है? नहीं, इमेज की लोकेशन नहीं चेंज होगी। फिर क्या फर्क पड़ेगा? फर्क इतना ही पड़ेगा कि इमेज तो वही बनेगी, बस उसका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा हो जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू बड़ा हो जाएगा। तो अब इतने एरिया से किसी भी ऑब्जर्वर को इसकी इमेज दिख जाएगी, ठीक है, इसकी इमेज दिख जाएगी। तो पहला तो हो गया कि साइज ऑफ मिरर डज नॉट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इमेज, कि साइज से लोकेशन का कोई मतलब नहीं है। अगर इसका इमेज हमें लोकेट करना है, हम आंख बंद करके मिरर या मिरर का एक्सटेंशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इक्वेट कर देंगे। दूसरा है वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ इमेज, कि जैसे मान लो ये जो है मिरर ऑब्जेक्ट मान लिया 10 सेंटीमीटर पे है, तो इमेज कहाँ पे होगा? इमेज भी 10 सेंटीमीटर पे होगा। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अब ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गया 2 सेंटीमीटर मिरर की तरफ, टुवर्ड्स द मिरर 2 सेंटीमीटर। तो अभी ये डिस्टेंस कितनी हो गई? अभी ये हो गई 8 सेंटीमीटर। अब इमेज कहाँ होगा? इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पे होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर पे होगा ऑब्जेक्ट और इमेज। किधर मूव किया ये? जो डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना ही क्या है वो इमेज का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर मान लो इसी को हम बोल देते हैं कि वो 1 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ, तो क्या हो जाएगी कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज भी क्या हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अगर इसको ये 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ तो ये भी 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ, ये पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हुआ तो ये नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी मिरर के परपेंडिकुलर, सेम उसके अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट मैग्नीट्यूड से। अब जल्दी से इसका आंसर बता दोगे यार। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे पैरेलल मूव करता और इसकी स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती तो इमेज की वेलोसिटी क्या होती? इमेज की वेलोसिटी क्या होती और किस डायरेक्शन में होती? क्या बिल्कुल सेम सेम होता? सेंटीमीटर पर सेकंड अपवर्ड। अपवर्ड। तो यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है, दूसरा कंपोनेंट पैरेलल है। पैरेलल वाले के वजह से सेम डायरेक्शन, परपेंडिकुलर के वाले से रिवर्स डायरेक्शन। तो अगर कोई ऐसा बोल देगा कि अच्छा चलो ठीक है, ये तो तुमने बता दिया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अगर ये ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे जा रहा होता 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से और ये एंगल 37 दिया हुआ होता, तो यहाँ से 10 cos 37 जो कि 8 हो जाता और ये साइन जो है वो 6 हो जाता। तो इमेज की वेलोसिटी क्या होती? तो इस कंपोनेंट की वजह से रिवर्स और इस कंपोनेंट की वजह से सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगी इमेज की वेलोसिटी 8 और 6। ये बात आई समझ में? तो ये तो हमने इमेज की वेलोसिटी देखी। कोई भी डाउट है तो बोल बताओगे? बहुत इजी पॉइंट है और यूजफुल पॉइंट है। तो ये तो हमने ऑब्जेक्ट का इफेक्ट देखा। अगर मिरर भी मूव करता तो क्या होता? तो मिरर को मूव करने के लिए हम वैसे ही बेसिक एनालिसिस करते हैं कि भाई अगर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप था, मिरर क्या किया? शिफ्ट हो गई अपनी पोजीशन से। मिरर ने कितना शिफ्ट किया? मिरर शिफ्ट हो गया 2 सेंटीमीटर। मिरर 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ, इमेज कितना शिफ्ट होगा? अब ये है न्यू पोजीशन, ये पहली पोजीशन थी, ये अब न्यू पोजीशन है, यही मिरर शिफ्ट हुआ है ऐसे। तो अब इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कितना डिस्टेंस होगी? अभी ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसके बिहाइंड 8 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर इधर और इधर 6 सेंटीमीटर। तो इसी लाइन पे यहाँ से 6 सेंटीमीटर होगी। पहले कहाँ था? पहले इस पॉइंट से 10 सेंटीमीटर था, तो इसी लाइन पे जो है वो इमेज थी 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे। तो अभी जो है इसकी इमेज वो इस मिरर से, क्योंकि मेजरमेंट तो हम किसी फिक्स पॉइंट से करेंगे,
इस पॉइंट से इमेज 10 सेंटीमीटर था, अगर मिरर 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो गया, इमेज 4 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मिरर शिफ्ट हुआ। तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि अगर मिरर की वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो इमेज की वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी और सेम डायरेक्शन में। आई बात समझ में, ऐसा हमने लिख दिया। तो ये तो परपेंडिकुलर वाले का इफेक्ट हो गया। पैरेलल वाले का कोई जल्दी से आंसर बता देगा। अगर ये मिरर मान लो ऐसे मूव कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इमेज की वेलोसिटी, क्या इस कंपोनेंट का कोई इफेक्ट आएगा, मिरर ऊपर चलता जाए क्या फर्क पड़ेगा, ये जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज रहेगा ऐसे। तो मिरर के सामने खड़े हो, शीशा कोई ऊपर नीचे करता है तो क्या उसमें इमेज मूव करेगी, नहीं मूव करेगा। तो मिरर के पैरेलल कंपोनेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं है, क्या ये समझ पा रहे हो। पैरेलल कंपोनेंट का नो इफेक्ट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का डबल। तो अगर दोनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन में पूछूं कि अगर मिरर भी 2 से जा रहा है, ऑब्जेक्ट भी 2 सेंटीमीटर से जा रहा है और मिरर भी 2 सेंटीमीटर से जा रहा है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, जल्दी से बता दो। 6 centimeter. Sorry. हाँ 6 centimeter. वेलोसिटी ऑफ इमेज 6 centimeter. हाँ per 6, second. हाँ ठीक है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को रिवर्स कर देंगे, ऑब्जेक्ट का रिवर्स हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का हो जाएगा 2 और मिरर का डबल कर देंगे तो 2 का हो जाएगा 4, तो टोटल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगी इमेज की वेलोसिटी। दोनों वाले इफेक्ट को सुपर इम्पोज कर देंगे। तो ये तो हो गया मिरर इमेज की वेलोसिटी। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ अच्छा ये एक है, जैसे कोई पर्सन है, किसी पर्सन को अपनी हाइट को देखने के लिए मिनिमम कितने साइज का मिरर चाहिए, मिनिमम हाइट, है हाफ हाइट। हाफ हाइट, ठीक है। तो कोई भी है तो ये हाइट हम कैसे फाइंड करते हैं, मान लो कि ये इसके आईज का लेवल है यहाँ से, इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर देते हैं। ये है, ये मान लो ये पर्सन है और ये इसके आईज का लेवल है और यहाँ से ये पर्सन की हाइट है। अब इसको देखना है तो इसको जो है मिरर लोकेटेड होना चाहिए ऐसे कि मान लिया कि ये जो है कुछ है, टोटल हाइट मान लेते हैं 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर है और यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर है। ये टोटल जो इसकी आई की लोकेशन है ये हम मान सकते हैं 20 सेंटीमीटर, तो सोच सकते हो थोड़ा ज़्यादा है बट क्या करते हैं ले ही लेते हैं, ये 20 सेंटीमीटर है और ये इससे नीचे आइस के नीचे है 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। तो मिरर की हाइट क्या है और मिरर की लोकेशन क्या होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोई भी मिरर लेते हैं, तो मिरर लेते हैं ऐसे। तो इसमें क्या है कि जो भी लाइट इंसिडेंट हो मिरर पे वो टॉप से, हेड के टॉप से रिफ्लेक्ट होके उस पर्सन के आईज तक आनी चाहिए, तो उसको दिख जाएगा ऊपर का पोर्शन। और यहां से रिफ्लेक्ट होके जो फीट उसको देखना है तो फीट से रिफ्लेक्ट होके उसके आईज तक लाइट पहुंचनी चाहिए। ये दो केस होगा तो उसको अपना फुल इमेज दिख जाएगा बिना सिर हिलाए। इसमें सिर हिलाना अलाउड नहीं है कि ऐसे ऐसे करके देखना है, यहाँ पे डायरेक्ट बस वो स्ट्रेट अब देख ही रहा है केवल, तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसा टाइप का यहाँ पे मिरर हो, ये प्लेन मिरर है, तो ये हो जाएगी इसकी मिनिमम साइज। कि मिनिमम साइज की जो टॉप से रिफ्लेक्टेड हो यहाँ पे ये नॉर्मल है, तो जो टॉप से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो आइस तक पहुंचे और जो बॉटम से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो आइस तक पहुंचे तो उसको दिख जाएगा। तो ये एंगल सेम ही होगा और ये एंगल सेम होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर यहाँ से हम एक
ट्रायंगल्स कंसल्ट करते हैं। तो ये मान लिया ये है x, ये दोनों ट्रायंगल ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल, ये i का लेवल था, और ये जो है बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, ये बड़ा ट्रायंगल हुआ। तो यहाँ से देखो, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करो, ये मान लिया x है तो ये भी x होगा, और यहाँ से ये y है तो ये भी y होगा। तो टोटल क्या आ जाएगा, यहाँ से टोटल मैन की हाइट कितनी है 2x प्लस वाई, और मिरर की हाइट कितनी है, मिरर की हाइट ये x यहाँ से और प्लस y यहाँ से। तो h/2 रिक्वायर्ड है, h/2 रिक्वायर्ड है, मतलब आई लेवल से आई लेवल से कितना ऊपर है ये मिरर, आई लेवल से टोटल ये डिस्टेंस देखो यहीं पे है ना आई, तो आई लेवल से मिरर किसी हाइट पे है, ये जो है यहाँ से ये है, तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब आई लेवल से मिरर की हाइट होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। ग्राउंड से कितनी हाइट होनी चाहिए भाई इस केस में, ग्राउंड से हाइट देखो ये 160 है, ये टोटल 160 है, तो उसके हाफ पे जो है मिरर का ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, मतलब मिरर से 80 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। अगर मान लो कोई इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया तो इसको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। मान लो ये मिरर को ऊपर शिफ्ट कर दिया, 80 के बजाय 90 कर दिया, अगर 90 कर दिया तो ये जो नीचे वाली रेज है वो डायरेक्ट ऐसे चली जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, तो उसको फीट दिखाई नहीं देगा। तो इस मिरर की हाइट इंपॉर्टेंट है, कितनी होनी चाहिए, जो भी आई और फीट का जो लेवल है उसके हाफ पे लोकेटेड होना चाहिए। क्या यहाँ से डिस्टेंस कोई मैटर करता है, यहाँ का डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। तो ये पॉइंट किसी को, ज़्यादातर लोगों को याद भी होगा कि एच साइज का मान है तो h/2 का मिरर रिक्वायर्ड है। हम नेक्स्ट है नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस इन प्लेन मिरर। नंबर ऑफ इमेजेस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि जैसे मान लो ये दो प्लेन मिरर अगर इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड प्लेन मिरर है, और इसके जो है एंगल बाइसेक्टर, ये टोटल इंक्लिनेशन है थीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, ऑब्जेक्ट लोकेटेड है। तो हमें ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, तो हम पहले n फाइंड कर लेते हैं। ये n क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाई n, 360 बाई थीटा, 360 बाई थीटा। अगर n इवन है, n अगर इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, n-1। अगर n ऑड है तो ऑड में n होगा, अगर ये एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या, एंगल बाइसेक्टर अगर होगा तो अल्फा भी थीटा बाई 2, बीटा भी थीटा बाई 2 होगा, तो n होगा, अगर ऑड है तो n ही होगा अगर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, मतलब एंगल बाइसेक्टर नहीं है, और अगर एंगल बाइसेक्टर है तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ये इंटीजर इवन अगर ऑड आया तो ऐसे हम नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड कर लेंगे। अगर फ्रैक्शन आया सपोज कि 8.2 आया, तो इसके जो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे, इंटीग्रल पार्ट ले लेंगे इसका, तो ये जो है इंटीजर 8 हो जाएगा इसके नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, ये सारे इमेजेस कैसे लोकेटेड होंगे, अभी बताया है कि भाई जितने डिस्टेंस पे होगा उतने ही डिस्टेंस पे तो यहाँ पे इमेज भी फॉर्म होगा। तो यहाँ से जो है इस पॉइंट से सारे इमेजेस की जो डिस्टेंस है वो सेम होगी, सेम होगी, तो ये किस पार्ट पे लोकेटेड होंगे, ये सर्किल पे लोकेटेड होंगे। ऑल द इमेजेस विल बी लोकेटेड ऑन द सर्किल, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, जैसा अभी इमेज प्लेन मिरर से लोकेट करवाया था, तो वो इतना ही डिस्टेंस ये भी होगी, उतना ही डिस्टेंस ये भी होगी, तो ये तो सर्किल की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ इमेजेस काउंट कर लेंगे। क्वेश्चन जो है इस पर डायरेक्ट टाइप का ही रहेगा, वैसे तो बहुत आता नहीं है लेकिन फिर भी। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ इमेजेस